आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये हमारे 10th क्लास का पहला चैप्टर है। तो अब रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, तो सीधे तौर पर जान लेते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना, ये लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना, दूध का फटना, फिर दही का जमना और इत्यादि ये सब। तो ये सारी क्रियाएं क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया की वजह से ही होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा को। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर के क्या करेंगे, भिन्न गुण वाले एक अलग पदार्थ बनाएंगे, तो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। अब जैसे देख लेते हैं, ये क्या है, दूध है। अब इस दूध में हम नींबू का रस डाल देते हैं, इसका रस डाल दिए तो क्या होता है, दूध फट जाता है। दूध का फटना क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। और दूध फटकर क्या प्रोडक्ट मिलता है हमको, क्या उत्पाद मिलता है, पनीर मिलता है या छेना मिलता है। ठीक है, तो ये किसके तहत होता है, रासायनिक अभिक्रिया के तहत होता है। ठीक है, अब एक चीज और जान लेते हैं कि जो जो पदार्थ रिएक्शन में भाग लेते हैं, ये कौन कौन से पदार्थ रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, दूध रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, फिर नींबू का रस रिएक्शन में भाग ले रहा है। तो जो पदार्थ रिएक्शन में भाग लेते हैं उसको हम लोग अभिकारक कहेंगे। अभिकारक या तो रिएक्टेंट, क्या कहेंगे, जो पदार्थ रिएक्शन में भाग लेता है, क्रिया में भाग ले रहा है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, अभिकारक कहेंगे। और उसके बाद जो पदार्थ का निर्माण होता है, जो नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो हमारा नया पदार्थ क्या है, पनीर है। पनीर है, तो ये क्या हो गया, ये इसका निर्माण हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे या तो प्रतिफल कहेंगे, और इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या समझ गए कि दूध और नींबू के रस मिलने से जो रासायनिक अभिक्रिया हुई, उसके बाद क्या किसका निर्माण हुआ, पनीर का निर्माण हुआ। और पनीर का गुण क्या है, दूध और नींबू के रस के जो गुण है उससे ये बिल्कुल अलग गुण वाला है। दूध का गुण अलग है, नींबू के रस का गुण अलग है, और पनीर का गुण इन दोनों से बिल्कुल अलग गुण वाला हुआ। ठीक है, ये क्या है, अभिकारक है। अभिकारक, अभिकारक क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, वो अभिकारक हो गया। और अभिकारक क्या होता है, हमेशा रासायनिक समीकरण में बाईं ओर होता है। ठीक है, अब प्रतिफल क्या है, कि जो रासायनिक क्रिया के बाद नए पदार्थ के रूप में निर्माण होता है, और यह प्रतिफल क्या होता है, हमेशा रासायनिक समीकरण में दाएं ओर होता है। अब इसको इस इक्वेशन से समझ लेते हैं। ये क्या है, हाइड्रोजन है। H2 क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। Cl क्या है, ये क्लोरीन है। और ये क्या बना है, हाइड्रोक्लोरिक। ये दोनों इक्वेशन में भाग लेकर क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, अब हम जान रहे हैं कि ये कौन कौन से पदार्थ रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन भाग ले रहे हैं और प्लस क्लोरीन भाग ले रहे हैं। तो इन दोनों पदार्थ को क्या कहेंगे, अभिकारक कह लेंगे। इन दोनों को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे या तो फिर रिएक्टेंट कहेंगे। और हमारे कौन से पदार्थ का निर्माण हुआ है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण हुआ है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिफल कहेंगे, यानी कि प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि अभिकारक क्या है, हमेशा रासायनिक समीकरण में बाईं ओर होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारे जो अभिकारक है, ये हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जो है, ये क्या है, अभिकारक है, और ये रिएक्शन इक्वेशन के बाईं ओर है। और प्रतिफल क्या है, प्रतिफल जो प्रोडक्ट हमारा बना है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बना है, ये क्या है, ये दाईं ओर है, इक्वेशन के दाईं ओर है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया हो कैसे रही है। अब इस चीज को समझ लेते हैं। ये हाइड्रोजन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये दोनों रिएक्शन किए आपस में, क्रिया करके क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया। ठीक है, अब ये रिएक्शन कर कैसे रही है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के क्या है, दो परमाणु संख्या है, यहाँ H2 आपको दिख रहा है,
यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु संख्या है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी हाइड्रोजन को हम लोग तोड़ दिए। ठीक है, अब यहाँ ये अब क्लोरीन में देख लेते हैं। क्लोरीन क्या हुआ, क्लोरीन का भी परमाणु संख्या कितना है, 2 है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये एल छोटी एल है, ठीक है, या इसको बड़ी एल मत समझिएगा, कि मेरे लिखने का तरीका ही ऐसा है। तो अब देख लीजिए अब क्या होता है, अब क्या करते हैं ये प्रोडक्ट, ये भाग कैसे, ये रिएक्शन करते कैसे हैं। अब ये हाइड्रोजन है, अब क्या करेगा, ये अपना पार्टनर बदल लेगा, यानी इस हाइड्रोजन को छोड़ देगा और ये इस क्लोरीन के साथ मिल जाएगा। ठीक है, इस क्लोरीन के साथ मिलकर एक नया पदार्थ बना लिया, HCl बना लिया। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन भी इस क्लोरीन के साथ मिलकर के HCl बना लेगा, यानी अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2HCl। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि ये रिएक्शन करती कैसे। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि अपने पार्टनर को छोड़कर ये दूसरे पार्टनर को ग्रहण कर लेते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको क्या करते हैं, इसको जब गर्म किया जाता है, ये उष्मा का सिंबल यानी हीट का सिंबल है। ठीक है, जब इसको कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है, टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये गैस का सिंबल, हमेशा याद रखिएगा, गैस क्या होता है, उड़ जाता है हवा में। तो गैस को हम लोग कैसे निरूपित करेंगे, ये सिंबल यानी ऊपर की ओर तीर देने के बाद क्या पता चलता है कि ये गैस बनकर उड़ गया। ठीक है, तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, लिख लेते हैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसको हम लोग क्या कहते हैं, कली चूना भी कहते हैं। जो घर में हम लोग का पेंट होता है ना, जो बहुत लोग चूना करवाते हैं अपने घर में, तो इसी से करवाते हैं, यही कैल्शियम ऑक्साइड के जरिए ही करवाते हैं। ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब ये रिएक्शन करती कैसे है, तो ये सबको क्या करेंगे, पहले तोड़ लेंगे। जैसे ये कैल्शियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम अलग हो गया। उसके बाद क्या हो गया, कार्बोनेट है, कैल्शियम अलग हो गया, ये कार्बन हो गया, और ये ऑक्सीजन क्या हुआ, ये ऑक्सीजन टूट गया 3 पार्ट में। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल है। ठीक है, और कार्बन कितने, 1 है। तो अब देखिए क्या होता है, तो ये कैल्शियम क्या हुआ, एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके निकल गया। ये क्या किया, ये कैल्शियम क्या किया, खुद टूटा तो क्या किया, ऑक्सीजन के साथ निकल गया। ठीक है, लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जो जो तत्व हमारे रिएक्शन में भाग ले रहे हैं वो प्रतिफल के रूप में भले ही अलग पदार्थ बनते हैं, लेकिन आ वही चीज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कैल्शियम भाग ले रहा है तो इधर कुछ और अल्युमिनियम निकल रहा है या जिंक निकल रहा है, कुछ अदर प्रोडक्ट निकल रहा है, ऐसा नहीं है। जो तत्व भाग ले रहे हैं रिएक्शन में, बस वही तत्व प्रतिफल के रूप में निकल रहे हैं। आप जैसे देख लीजिए, यहाँ कैल्शियम है तो यहाँ कैल्शियम है, यहाँ ऑक्सीजन है तो प्रतिफल में भी ऑक्सीजन है। यहाँ आप देख रहे हैं अभिकारक में क्या है, कार्बन है, तो यहाँ भी प्रतिफल में क्या है, कार्बन है। यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। कहने का मतलब यही है कि जो अभिकारक, जो रिएक्टेंट भाग लेते हैं वही प्रतिफल के रूप में निकलते हैं, भले ही अलग पदार्थ के रूप में, भले ही गुण उनका चेंज हो जाता है, लेकिन निकलते वही पदार्थ है। अब जैसे सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जब आप लोग के घर में कभी खिचड़ी बनता होगा तो दाल चावल डाल देते हैं कुकर में, क्या करते हैं, दाल चावल डाल दिए, नमक और हल्दी डाल दिए, तो क्या करते हैं, खिचड़ी ही बनता है ना। ऐसा थोड़े ना है कि वहाँ पे बिरयानी बन जाता है या पनीर बन जाता है, कुछ ऐसा बन जाता है। बनता तो वही उसी का पदार्थ है, वही चीज रहता है उस पर। ठीक है, तो इससे आप समझ गए होंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट या प्रतिफल क्या बनेगा, जो रिएक्टेंट में भाग ले रहा है बस वो अलग गुण में मिलेगा वही चीज जो रिएक्टेंट में भाग ले रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके, वो देख लेते हैं। तो पहली विशेषताएं क्या है, गैस की उत्पत्ति। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। अब जैसे देख लेते हैं क्या होता है, ये ले लेते हैं हम जिंक प्लस, मेरे रिएक्शन लिख रहे हैं तो रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन कैसे लिखेंगे, जो अभिकारक होगा, जो 2 अभिकारक या एक भी अभिकारक होगा, इसको पहले लिख लेंगे और दूसरे अभिकारक को क्या करेंगे,
ये जोड़ के सिंबल के साथ उसको लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट हम लोग पहले तीर का चिन्ह देंगे। हम यहाँ पर इक्वल टू का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, हम हमेशा क्या करेंगे, तीर का चिन्ह यूज करेंगे। उसके बाद हमारा प्रतिफल क्या बना, जिंक क्लोराइड बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि हाइड्रोजन गैस बना और उड़ गया। ये गैस का सिंबल है। गैस क्या हो रहा है, गैस अगर जो हमको दिखाना ये है कि अगर गैस बनकर उड़ रहा है तो हमेशा हम ये तीर का चिन्ह ऊपर की ओर दिखाएंगे, ठीक है। तो अब इसको पहले थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने आपको आगे बताएंगे कि कैसे समीकरण को बैलेंस किया जाता है। तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि गैस का उत्सर्जन हो रहा है। तो इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, ये जिंक है, ये जिंक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल है। ये क्या बना, जिंक क्लोराइड बना। यहाँ क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना, हाइड्रोजन गैस बना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इस समीकरण में, इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि जिंक क्या कर रहा है, HCl के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड बना रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसके इस क्लोरीन के साथ मिल गया और जिंक क्लोराइड मिलाया, बनाया, और क्या हुआ, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। ये हाइड्रोजन गैस जो है वायु में रिलीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चला कि हाइड्रोजन गैस हमारा मुक्त हो रहा है, यानी कि इस अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं हमारा दूसरा विशेषता क्या है, दूसरा पॉइंट क्या देख लेते हैं, अवक्षेप का बनना। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप उत्पन्न होता है। और अवक्षेप है क्या, एक तरह का ठोस पदार्थ है जो कि रिएक्शन में जो क्या होता है, जिस बर्तन में हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं उस रिएक्शन में, उस बर्तन में क्या होता है, नीचे की ओर तल पर जाके जमा हो जाता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या होता है, रिएक्शन देख लेते हैं कि ये क्या है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, साधारण नमक हम लोग जिसको कहते हैं, ये सोडियम क्लोराइड हो गया। और ये क्या है, AgNO3। AgNO3 मतलब सिल्वर, Ag क्या हो गया, सिल्वर हो गया, और NO3 क्या हो गया, नाइट्रेट हो गया, ठीक है। रिएक्शन को तीर दिखाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर उसके बाद प्रतिफल लिखेंगे। हमारा क्या प्रोडक्ट बना है, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। लिख लेते हैं, का नाम लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड, ये हो गया सोडियम नाइट्रेट। अब देखिए ये होता क्या है, ये सोडियम क्या हुआ, ये सोडियम इस नाइट्रेट के साथ निकल गया, नाइट्रेट के अपना पार्टनर बदल लिया और इस नाइट्रेट के साथ निकल के सोडियम नाइट्रेट बना लिया, ठीक है। और ये क्लोरीन, ये सिल्वर क्या है, इस क्लोरीन के साथ निकल करके सिल्वर क्लोराइड बना गया, ठीक है। तो हमारा मूल प्रोडक्ट जो होता है, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, ये सोडियम नाइट्रेट है। और ये AgCl जो है, ये सिल्वर क्लोराइड क्या है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। और ये जो भी, जिस भी बर्तन या बीकर या फ्लास्क में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, वहाँ उसके तल में जैसे ये फ्लास्क है, इस तल में जाके नीचे जमा हो जाता है, और एक मतलब कि एक ठोस पदार्थ टाइप का होता है, ठीक है। तो अवक्षेप जब भी हम दिखाएंगे, अवक्षेप को हम लोग इक्वेशन में जब भी दिखाएंगे तो ये नीचे, जो नीचे एरो का चिन्ह दिखाएंगे। गैस में क्या करते थे हम लोग, एरो को ऊपर दिखाते थे, लेकिन अवक्षेप यानी जो तल पर बैठ जाता है या नीचे बैठ जाता है, उसको हम लोग नीचे नीचे एरो करके निर्देशित करेंगे, ठीक है। हमारा तीसरा पॉइंट है रंग में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। पहले कुछ और रंग रहता है, बाद में कुछ और तरह का रंग हो जाता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल देख लीजिए, ये आप लोग घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप थोड़ा नमक ले लीजिएगा, जो सफेद नमक हम लोग खाते हैं, नॉर्मली जो नमक खाते हैं वो ले लीजिएगा। उसके बाद क्या है, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिएगा। जब आप नींबू का रस डालते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो नमक क्या है, हल्का बैगनी रंग का हो गया। आप ये घर में ट्राई करके जरूर देखिएगा। तो क्या पता चला कि ये नमक में जब नींबू का रस डाले तो वहां पे क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई। रासायनिक अभिक्रिया जब हुई तो क्या हुआ, नमक का रंग क्या हो गया, बदलकर हल्का बैगनी रंग का हो गया, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे।
हमारा अगला विशेषता देख लेते हैं, क्या है अगला विशेषता, क्या है, ताप में परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, ताप में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। तो ताप में परिवर्तन दो तरह से होता है, एक होता है उष्माक्षेपी यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं, और एक होता है उष्माशोषी, इसको क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक। इसको क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक क्या है और एंडोथर्मिक क्या है, इसको देख लेते हैं। तो एक्सोथर्मिक वो प्रक्रिया है जिस अभिक्रिया में क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी उष्मा का उत्पादन हो रहा है, जहां पर ढेर सारा उष्मा निकल रहा है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक कहलाएगी, यानी उष्माक्षेपी कहलाती है, ठीक है। तो अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग अभी पढ़ चुके थे कि जिसमें क्या हो गया कि उष्मा का उत्सर्जन हो, वो क्या कहलाएगी, उष्माक्षेपी कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, जैसे ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। ये जो नॉर्मली जो हम लोग घर में जो क्या करते हैं, चूना करवाते हैं, ये वो चूना होता है, ठीक है। अब देखते होइएगा कि जिस 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 घर में ये चूना करवाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, पहले पानी में घोल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही इसको पानी में डालते हैं तो क्या होता है, इससे उष्मा उत्पन्न होने लगती है। देखते होंगे कि ये उबलने लगता है, पानी में डालने के बाद क्या होता है, ये उबलने लगता है। तो क्या प्रतिफल बनाया है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, और उष्मा के रूप में क्या है, उष्मा उत्पन्न हुआ, ढेर, इसमें क्या होता है, ढेर सारा उष्मा उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ये एस लिखने का मतलब ये है, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ये जो चूना है क्या है, सॉलिड रूप में, यानी कि ठोस के रूप में, ठीक है। जल क्या है, ये जल जो है ये लिक्विड रूप में, इसलिए यहाँ पे एल लिखेंगे। और ये एक्यू यानी एक्वस है, कहने का मतलब ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या है, जली विलयन के रूप में है। जली विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर एक्यू लिख सकते हैं। और उष्मा का सिंबल क्या होता है, ये इस तरह का, ये ट्रायंगल शेप बना देना क्या हो गया, उष्मा का सिंबल हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं उष्माशोषी। तो उष्माशोषी में क्या होता है कि जिस अभिक्रिया में क्या होता है, उष्मा का अवशोषण हो, यानी कि जो उष्मा को अवशोषित कर ले, वो अभिक्रिया क्या क्या कहलाएगी, उष्माशोषी कहलाती है। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या है, नाइट्रोजन हो गया, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है। और अब क्या करते हैं, जब रिएक्शन होता है, जब इन दोनों के बीच रिएक्शन होता है, तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर उष्मा का एब्जॉर्प्शन कर लेता है, यानी अवशोषित कर लेता है। और जब ये उष्मा का अवशोषण कर लेता है, उसके बाद ये क्या प्रतिफल बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। हाँ, तो इसमें हम लोग एक चीज ध्यान देंगे कि जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखते हैं और जब उष्मा का उत्सर्जन को दिखाना हो, यानी कि उष्मा के उत्सर्जन को दिखाना हो, तो उष्मा का उत्सर्जन हम लोग हमेशा समीकरण के दाएं साइड दिखाएंगे, ठीक है। यानी प्रतिफल जिस तरफ है उधर ही उष्मा का उत्सर्जन को दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन जब उष्मा शोषी रिएक्शन लिखते हैं, यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शन लिखते हैं, जब इंडोथर्मिक रिएक्शन को लिखते हैं तो क्या होगा कि इसमें जब भी हम उष्मा को दिखाएंगे, तो उष्मा हमेशा क्या होता है, ये अभिकारक ही क्या करता है, उष्मा को अवशोषण करता है। तो इसलिए उष्मा हम हमेशा अभिकारक के साइड लिखेंगे, यानी कि समीकरण के बाईं ओर उष्मा को दिखाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया की अगली विशेषता है अवस्था में परिवर्तन। तो क्या होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था का परिवर्तन होने लगता है। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये मोमबत्ती है। मोमबत्ती क्या होती है, ठोस के रूप में होती है, ठीक है। जब इसको गर्म किया जाता है, यानी जब इसको जलाया जाता है, तो क्या होता है, मोमबत्ती पिघलने लगती है। मोमबत्ती देख रहे हैं कि आप पिघल रही है, तो ये जो पिघल कर जो गिर रहा है, ये क्या होता है, द्रव रूप में गिरता है, ठीक है। और जब मोमबत्ती जल रही है, तो कुछ मोमबत्ती का कुछ पार्ट जो क्या होता है, वाष्प के रूप में भी उड़ जाता है। तो इससे क्या पता चला कि मोमबत्ती तो ठोस है, लेकिन जब वो जल रही है, पिघल रही है, जब उसमें जलाया जाता है, मोमबत्ती को जब जलाया जाता है, तो उसमें जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें हम लोग ठोस भी देख लेते हैं, द्रव को भी देख लेते हैं, और उसके बारे में, वाष्प के बारे में भी पता चल जाता है। यानी कि ये मोमबत्ती क्या करती है, अपनी तीनों अवस्था में इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या करती है, तीनों अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। किसी यौगिक के तत्व का परमाणु संख्या निकालने पहले सीख लेते हैं, और अगर ये सीख जाएंगे तो हम लोग को क्या होगा, इक्वेशन, समीकरण क्या होगा, बैलेंस करने में सुविधा होगी, हम लोग आसानी से उसको बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आगे में क्या है, लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, H2O, यानी कि ये पानी है, जल है। तो यहाँ पे अब इसका परमाणु संख्या, ये पूरे यौगिक का परमाणु संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले तत्व को अलग अलग कर लेते हैं, हाइड्रोजन ले लिए,
फिर ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन में क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन में यहाँ कितना है, 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यानी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 हो गया। ऑक्सीजन पे यहाँ देखते हैं कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कि 1 है, तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, 1 हो गया, हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ, आगे में 2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तत्व को अलग कर लेते हैं, H हो गया और ये क्लोरीन हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, क्लोरीन के पास भी कुछ नहीं है तो 1 है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये 2 आगे में लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट के आगे में 2 लिखा हुआ है, तो 2 यानी कि ये पूरे में मल्टीपल है, ये 2 क्या है, इसका गुणज है, यानी कि 2 हाइड्रोजन के साथ भी गुना कर रहा है और क्लोरीन के साथ भी गुना कर रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का यहाँ क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पर 2 से गुणज है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हाइड्रोजन का अब परमाणु संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। क्लोरीन में भी यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 लिखे, लेकिन ये यहाँ क्या है, ये 2 से मल्टीप्लाई है, क्लोरीन भी 2 से मल्टीप्लाई है, तो इसको 2 से गुना कर दिए, तो ये भी क्लोरीन का परमाणु संख्या 2 हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि 2HCl में H का परमाणु संख्या 2 हो गया और क्लोरीन का परमाणु संख्या भी 2 हो गया। अब आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देख लिए 2H2SO4, ये हाइड्रोक्लोरिक सॉरी ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो अब इसका परमाणु संख्या निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले H को अलग कर लेंगे, इसके बाद सल्फर है, सल्फर को अलग कर लिए, उसके बाद क्या, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को अलग कर लिए। तो अब पहले अब यहाँ पे देखते जा रहे हैं कि क्या है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक है, ठीक है, 2 है। सल्फर कितना है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। लेकिन हम लोग एक चीज ध्यान देंगे कि इस पूरे प्रोडक्ट के आगे में 2 लिखा हुआ है, यानी 2 क्या इस पूरे प्रोडक्ट्स का मल्टीपल है, ठीक है, 2 सबके साथ गुना हो जाएगा। तो अब इसका परमाणु संख्या निकालते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के आगे में क्या था, 2 था, लेकिन यहाँ क्या है, 2 से मल्टीपल है, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आते हैं सल्फर। सल्फर में यहाँ क्या था, सल्फर कितना है, 1 संख्या में है, लेकिन इसके आगे में मल्टीपल कितना है, 2 है, तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ क्या, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 4, लेकिन यहाँ क्या है, 2 से मल्टीपल है, 2 का गुणज है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, यानी ये 2H2SO4 का इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सल्फर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब अगले अब इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का परमाणु संख्या निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तत्व को अलग अलग कर लेते हैं, कैल्शियम अलग कर लिए, ऑक्सीजन अलग कर लिए, हाइड्रोजन अलग कर लिए, ठीक है। कैल्शियम का कितना है, कैल्शियम पर यहाँ कुछ नहीं है, कुछ कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, तो 1 है। अब यहाँ क्या देखते हैं, O और H, O और H क्या ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, कहने का मतलब है कि ये O और H दोनों 2 से गुना हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ O के आगे में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, लेकिन ये क्या हो रहा है, 2 से गुना हो रहा है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हाइड्रोजन भी क्या है, हाइड्रोजन के आगे में भी कुछ नहीं है, तो 1 हो गया, लेकिन ये क्या है, 2 से गुना हो रही है, तो इसको गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन की भी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसी में और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3CaOS2। तो सबसे पहले सबको अलग अलग कर लिए, ठीक है। कैल्शियम क्या है यहाँ पर, 1 है, ये बिल्कुल ऊपर के जैसा ही हो जाएगा, सिर्फ आगे में 3 लगा देना है। तो हमारा क्या परमाणु संख्या निकला था, ऑक्सीजन का 2 निकला था, हाइड्रोजन का 2 निकला था और कैल्शियम 1 ही था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 3 इन सब का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ कैल्शियम का कितना निकला था, 3 निकला था, तो इसको 3 से गुना कर दिया, कैल्शियम का क्या हो गया, परमाणु संख्या 3 हो गया। ऑक्सीजन का कितना निकला था, 2 निकला था, तो और लेकिन ये क्या है, यहाँ 3 से गुना है,
तो 3 दूना 6 हो गए। हाइड्रोजन का कितना था, 2 था, लेकिन यहाँ क्या है 3 से ये भी गुना हो गया, ये भी कितना हो गया, 6 हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Al2SO4 तो सबसे पहले क्या करते हैं, तत्व को अलग अलग कर लेते हैं। अल्मुनियम अलग कर लिए, उसके बाद सल्फर अलग कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन को भी अलग कर लेंगे। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अल्मुनियम कितना है, 2 है, तो 2 पर लिख दिए परमाणु संख्या, अल्मुनियम की परमाणु संख्या क्या हो गई, 2 है। लेकिन यहाँ क्या है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि जब सल्फर और ऑक्सीजन तो है, लेकिन ये क्या है, 3 के मल्टीप्लाई में है, ये दोनों ब्रैकेट में, इसको क्या कहते हैं, ऐसे सल्फेट कहते हैं, ठीक है। तो एस और ओ क्या है, ये क्या है, 3 के मल्टीप्लाई में है, तो एस के आगे में तो कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, लेकिन ये क्या है, 3 के मल्टीप्लाई में है, तो 3 लिख देंगे, ठीक है। तो सल्फर का क्या हो गया, 3 परमाणु संख्या हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं, क्या ऑक्सीजन के पास कितना है, पहले से ही 4 है, लेकिन ये 3 के मल्टीप्लाई में भी है, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, परमाणु संख्या 12, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या सीख लिए, यौगिक के तत्व का परमाणु संख्या निकालना सीख गए। अब हम लोग को इक्वेशन बैलेंस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आ जाते हैं रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन नॉर्मली 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये दूसरा क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि अनबैलेंस्ड है, ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये दोनों चीज होता क्या है, ये देख लेते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, समान होगी, यानी कि अभिकारक के तरफ भी समान होगी और प्रतिफल जो होगा, यानी A+B जैसे हो गया, ये C+D, यानी कि इस तरफ की परमाणु संख्या समान होगी और इस तरफ की परमाणु संख्या भी समान होगी, ठीक है। अब असंतुलित देख लेते हैं। तो असंतुलित क्या होगा, कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि अभिकारक की इधर जो परमाणु संख्या है वो इधर नहीं होगी, इधर कुछ और होगी, इधर कुछ और होगी, यानी प्रतिफल की कुछ की तरफ कुछ और होगी और अभिकारक की तरफ कुछ और होगी, ठीक है। अब इसको इस तरह से समझ लेते हैं, ये क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण पहले देख लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये रिएक्शन देख लीजिए, ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला तो क्या बना, H2O बना, ठीक है, पानी बना। तो अब क्या करते हैं, अब इसके सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग परमाणु संख्या निकालना सीख गए हैं, तो अब क्या करते हैं, पहले परमाणु संख्या निकाल लेते हैं। तो अभिकारक की ओर की परमाणु संख्या देख लेते हैं, यानी इस तरफ की परमाणु संख्या देख लेते हैं। तो अभिकारक की ओर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। और ऑक्सीजन की कितनी है, ऑक्सीजन की भी 2 है। अब प्रतिफल की ओर की परमाणु संख्या देख लेते हैं। तो प्रतिफल की ओर जो परमाणु संख्या है हाइड्रोजन में कितनी है, 2 है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन में क्या है, कुछ नहीं, तो 1 है। तो क्या ये बैलेंस हुआ, बिल्कुल बैलेंस नहीं हुआ, क्योंकि इधर क्या है, ऑक्सीजन में 1 है और इधर 2 है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, इधर अलग है और इधर परमाणु संख्या अलग है, इसलिए ये समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी अनबैलेंस्ड है। अब दूसरा उदाहरण देख लिए, मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये दोनों मिलके क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाया, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो पहले देख लेंगे कि अभिकारक की ओर जो परमाणु संख्या है पहले उसको देख लेंगे। तो ये मैग्नीशियम पहले देख लेते हैं, मैग्नीशियम क्या है, यहाँ पर 1 है, तो प्रतिफल की तरफ भी मैग्नीशियम क्या है, 1 है। अब हाइड्रोजन के पास आ जाते हैं, हाइड्रोजन भी क्या है, इधर 1 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ इधर 2 हो रहा है, ठीक है। क्लोरीन देख लेते हैं, क्लोरीन इधर 1 है, लेकिन क्लोरीन इधर क्या हो रहा है, इधर क्लोरीन 2 हो रहा है। इससे क्या पता चला कि अभिकारक की ओर परमाणु संख्या अलग है और प्रतिफल की ओर परमाणु संख्या क्या है, इधर अलग है, ठीक है। तो इससे यही पता चला कि ये इक्वेशन भी अनबैलेंस्ड है यानी असंतुलित है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। अब आ जाते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया और HCl बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, परमाणु संख्या देख लेंगे। तो अब पहले अभिकारक की ओर की परमाणु संख्या देख लेते हैं, यानी रिएक्टेंट की ओर की। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। क्लोरीन कितना है, 2 है। अब इधर आ जाते हैं प्रतिफल की ओर परमाणु संख्या देख लेते हैं, यानी प्रोडक्ट की तरफ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की तरफ क्या है, हाइड्रोजन कितना है, 2 के मल्टीप्लाई में है, 2 है। यानी कि कहने का मतलब सीधा ये है कि इसको इस तरह से समझ लीजिए, जैसे यहाँ हाइड्रोजन कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन क्या है यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाई में है, तो इंटू 2 बराबर 2। यानी कहने का मतलब ये है कि इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 ही है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन क्या है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, लेकिन क्या है 2 के मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इधर भी क्लोरीन की संख्या क्या हो गई, 2 ही हो गई। तो अब क्या देख रहे हैं कि अभिकारक की ओर की जो परमाणु संख्या है वो भी सेम सेम है, और प्रतिफल की ओर जो परमाणु संख्या है वो भी सेम है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ मैग्नीशियम है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। इसको देख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो गया कि अभिकारक की ओर की परमाणु संख्या देख लेंगे और प्रतिफल की ओर परमाणु संख्या देख लेंगे। तो मैग्नीशियम पहले अभिकारक की तरफ चले जाते हैं। क्या मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, परमाणु संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन देख लेते हैं यहाँ पे कितनी है, 1 है, लेकिन 2 के मल्टीप्लाई में है। ठीक है, यानी कि यहाँ की परमाणु संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की 2 है। अब क्लोरीन देख लेते हैं, क्लोरीन भी 1 है लेकिन 2 के मल्टीप्लाई में है, यानी कि इसका भी क्लोरीन का परमाणु संख्या भी 2 है। अब इधर आ जाते हैं, इधर प्रतिफल की ओर परमाणु संख्या देख लेते हैं। तो इधर प्रतिफल की ओर परमाणु संख्या मैग्नीशियम की कितनी है, 1 है। ठीक है, यहाँ बैलेंस हो रहा है। अब देखते हैं क्लोरीन की संख्या कितनी है। क्लोरीन के आगे में 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये क्या है कि ये भी 2 है। और यहाँ हाइड्रोजन देख लेते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या भी यहाँ कितना है, H2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 है आगे में, तो ये इसकी भी परमाणु संख्या 2 है। अब देख रहे हैं कि इधर भी बैलेंस हो रहा है, इधर भी सेम है, और प्रतिफल की ओर भी सेम हो रहा है। इधर भी हाइड्रोजन सेम है, इधर भी हाइड्रोजन सेम है, इधर भी क्लोरीन सेम है, इधर भी क्लोरीन सेम है। तो इससे क्या पता चला कि दोनों और परमाणु संख्या क्या है, सेम सेम है। इससे ये पता चला कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, और हम लोग को आगे बैलेंस्ड इक्वेशन ही पढ़ना है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन नहीं पढ़ना है। ठीक है।